गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको भाषा का वर्तमान स्वरूप, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी थी। आज हम आपको संविधान के बारे में ये बताएंगे कि संविधान में और किन भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी के अतिरिक्त संविधान में हिंदी, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यह आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे संविधान में 22 और अन्य भाषाएं जिनको मान्यता दी गई है। ये हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, सिंधी, संस्कृत और साथ में हिंदी। यानी ये कुल हमारी 22 भाषाएं हैं जिसको संविधान ने मान्यता दे दी है। संविधान की धारा 343 में यह घोषणा की गई थी कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। इस संदर्भ में धारा 351 में यह भी कहा गया है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार का प्रयत्न करे और उसे इस तरह से विकसित करे कि वह भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी कि चारों दिशाओं में हिंदी भाषा को सभी लोग अच्छी तरह से जान सकें। अब हम पढ़ाएंगे आपको बोली और उपभाषा। बोली क्या है? सीमित क्षेत्र, यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पर जो बोला जाता है, बोल जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को जो एकमात्र क्षेत्र में बोला जाता है उसी को हम बोली कहते हैं। बोली में प्रायः साहित्य रचना नहीं होती है। क्षेत्र के आधार पर यह भाषा का सबसे छोटा रूप होता है। भौगोलिक कारणों से बोलियों का निर्माण होता है, यानी जो जिस जगह पर है, जिस स्थान पर रह रहा उस जगह पर भौगोलिक वातावरण के अनुसार उस बोली का निर्माण हो जाता है। अब है आपको उपभाषा के बारे में जानना है। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, बड़ा होता है, जबकि भाषा की अपेक्षा छोटा होता है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, जैसे पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जब एक से अधिक बोलियां मिलती हैं तो उसी में साहित्य रचना भी होने लगती है, तो वह उपभाषा बन जाती है। जैसे अवधी में लिखी गई रामचरितमानस उपभाषा जब सर्वमान्य मानक रूप प्राप्त कर लेती है और व्याकरण से युक्त होती है तो वही हमारी भाषा बन जाती है। अब आपको हम बताते हैं भाषा और बोली में अंतर। बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है, क्योंकि बोली आपके एक सीमित क्षेत्र में ही बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है भाषा का प्रयोग साहित्य रचना में, यानी जो भी हमारी किताबें लिखी जाती है, साहित्य में कवि लोग रचनाएं करती हैं, वो रचना किया जाता है, जबकि बोली का सिर्फ बोलचाल में ही प्रयोग होता है, उसमें कोई भी साहित्य नहीं लिखा जाता। तीसरा पॉइंट हमारा है बोली को लिखा नहीं जाता, जबकि भाषा का लिखित रूप होता है। जो भी हम घर में बोलचाल में आसपास एरिया में जो भी बोली बोली जाती है वो लिखी नहीं जाती है, बल्कि वो जबकि भाषा का एक लिखित रूप होता है जो हम एक दूसरे के द्वारा माध्यम से एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। चौथा है भाषा सर्वमान्य होती है, सारी जगह उसकी मान्यता होती है, और बोली सिर्फ उसी क्षेत्र में उसकी मान्यता होती है, उसके आगे जाने पर उस बोली का विकास नहीं होता है, फिर हम अपनी भाषा का ही प्रयोग करने लगते हैं। जैसे मारवाड़ी या मेवाती, वो अपने ही क्षेत्र में बोली जाएगी, लेकिन जब वो उस क्षेत्र से अलग हम कार्य करेंगे तो हमें अपनी भाषा का ही प्रयोग करना होगा। शेष हम आगे लिपि के बारे में हम आपको कल